हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9th 12th पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा चलो आज अपने बच्चों के साथ 9th की क्लास डिस्कस करता हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th से। तो ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, मतलब पूरे यूनिवर्स में दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जैसे एग्जाम्पल मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका अपना एक मास m1 है, इसका अपना मास m2 है। इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में, ये दो चेयर के बीच में, मेरे और कैमरे के बीच में, आपके और मेरे बीच में, मतलब अगर हम मास के रिस्पेक्ट में देखें तो मास के रिस्पेक्ट में जो भी फोर्स लगता है मेरा बच्चा, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मासेस, कुछ भी, लैपटॉप के बीच में, हमारे स्मार्ट बोर्ड के बीच में, कहीं पे भी, वहां पे ग्रेविटेशन एक्ट होता है। तो देखिएगा, अब ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, यानी दोनों मास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार अट्रैक्ट हो रहे ना, तो चिपक क्यों नहीं जा रहे? दो बॉडीज आपस में चिपक जानी चाहिए। ये चेयर अपने आप चिपक जानी चाहिए, भूत जैसी फिल्मों में होता है ना, ऐसे करके यूँ चेयर चिपक जानी चाहिए, ये कैमरा और मैं चिपक जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज उसका रीज़न जानेंगे कि अगर ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव इन नेचर है तो उसके बावजूद भी ये दो बॉडीज आपस में क्यों नहीं चिपकती। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ग्रेविटेशन इज व्हाट? इट इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस। यूनिवर्स में दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, द फोर्स बिटवीन टू मासेस। इज इट ओके माय डियर? ओके। अब अट्रैक्टिव इन नेचर है, अभी क्वेश्चन बाकी है कि ये दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर हैं, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, आपस में क्यों नहीं चिपक रहे। बट अभी नोट्स के थ्रू देखते हैं। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हेवनली बॉडीज। पूरा यूनिवर्स बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मास ऑफ टू प्लैनेट्स, बिटवीन मास ऑफ चेयर एंड टेबल एक्सेट्रा। दो प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी ग्रेविटेशन है मास के रिस्पेक्ट में, और टेबल और चेयर के बीच में लग रहा है वो भी ग्रेविटेशन, जैसा मैंने आपको बताया। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टर्म्स पता चलेंगे कि किस तरीके से एक प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट से अट्रैक्ट होता है, प्लैनेट अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। बट बेटा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसे दूसरे नेम में कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं बेटा, करेक्ट। तो आइए जरा देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अच्छा, अगर अट्रैक्टिव इन नेचर है, सपोज करिए मेरे पास ये बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये बॉडी है जिसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में, याद रखना, बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी का सेंटर होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। दो बॉडीज के बीच में ये डिस्टेंस d है मेरे बच्चे। अगर दो अट्रैक्टिव इन नेचर है, अगर सपोज करिए आप और मैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हम दोनों में लड़ाई हो गई, मैं इधर जाऊंगा तुम उधर जाओगी, रिपल्सिव इन नेचर हो जाएगा, बाहर में जाओ, तो मैं कहूँगा बाहर में जाओ। तो कहने का मीन्स है मेरे बच्चे कि जब दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती है तो उसका फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। जब रिपेल करने वाली बात होती है तो दोनों दूर जाएंगे। तो बच्चा हुआ गया कि यार यहाँ पर m1 एंड m2 दोनों मासेस है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडीज को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि दोनों के सेंटर्स कनेक्ट होने चाहिए। देख रहे हैं आप, सेंटर कनेक्टेड है हमारे बच्चा, क्लियर है। तो देखिए न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, m1 m2 फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, इन दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के।
फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरे बच्चे ध्यान देना, अगर यहाँ पर इस जगह पे इन दोनों का मास बढ़ जाए, जैसे एग्जाम्पल दो बॉडीज़ है तो बहुत बड़े बड़े मासेस वाली बॉडीज़ है, अगर मासेस इंक्रीज होगा तो दोनों बॉडीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे हमने वैसे डी रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हम यहाँ पे डी का स्क्वायर कर देते, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 1/d। अगर डिस्टेंस बढ़ गया दोनों के बीच में तो दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या स्टेटमेंट को समझते हैं मेरे बच्चे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, अभी नोट मत करो, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। कहानी को समझाता हूं अभी मैं, पहले इसकी डेफिनेशन याद करना है, ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है मेरे बच्चे। देखिएगा, according to universal law of gravitation, every object in the universe attract every other object। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब आप इन दोनों को कंबाइन करना मेरे बच्चे, ये देखो F कंबाइन हो गया, ये प्रोपोर्शनल साइन हो गया, ये देखो M1 M2 है और ये D1 है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे। इज इट ओके? ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन आता होगा यार ये प्रोपोर्शनलिटी है क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? मुझे तो नहीं आता था समझ में। आपको पता है प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जुड़वा मूवी का सलमान खान। अब आप कहेंगे सर जुड़वा मूवी का सलमान खान कैसे? देखो, एक को चोट लगती है तो दूसरे को चोट लगेगी, एक रोएगा तो दूसरा भी रोता है। जुड़वा देखिए, अब आपके ज़माने में वरुण धवन वाली मूवी जुड़वा 2 देखी है, सेम ये है प्रोपोर्शनलिटी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो जुड़वा मूवी का वरुण धवन, अगर एक रोएगा तो दूसरा भी रोएगा, एक को चोट लगेगी तो दूसरे को चोट लगेगी। मीन्स व्हाट? यानी अगर ये बढ़ा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम रिएक्ट करना, सेम एक, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। गॉट इट? बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक मूवी का हीरो एंड विलन, अगर हीरो को चोट लगती है तो विलन कहता है मुकैम्बो खुश हुआ, है ना, कहता है ना। ओके, तो कहने का मीन्स है अगर एक बंदा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा बंदा क्या हो रहा है? खुश हो जाएगा। और एक बंदा इंक्रीज हो रहा है, अब हीरो ने पीटना स्टार्ट किया तो विलन को दर्द होने लगता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अपोज करना, यानी उल्टा चलना। अगर एक वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरी वैल्यू घट जाएगी। एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट है? चलिए, क्या डेफिनेशन याद हुआ? ठीक है, डेफिनेशन में क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगेन दोबारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। इज इट ओके? चलो, अगर हम आगे बात करें, अभी भी क्वेश्चन बाकी है कि पांडे सर वो दोनों बॉडीज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जा रही, चिपक क्यों नहीं जा रही? अट्रैक्ट हो रही है, चिपक क्यों नहीं रही? हमें तो फील नहीं हो रहा कि चेयर हमसे चिपकने की कोशिश कर रहा है। अभी हम बताएंगे, बट पहले आप समझिएगा, जैसे ही बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है, ये जो भी प्रोपोर्शनल साइन है जब भी हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। देख मेरे बच्चे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय D स्क्वायर था ना मेरे बच्चे। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, जैसे ही हटाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और वो कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगा मेरे बच्चे? देखो, प्रोपोर्शनल साइन हटा रहे हैं, इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो इस फॉर्मूले के लिए कांस्टेंट है वो G है। आपको बताऊं, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि G ही कांस्टेंट आएगा, कहीं पे K कांस्टेंट होता है, कहीं पे कुछ कांस्टेंट होता है, अलग अलग कांस्टेंट आता है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि कांस्टेंट वैल्यू कैसे डिसाइडेड होती हैं अलग अलग। अभी इतना लोड नहीं लेना है, यू आर इन 9th क्लास ना, तो इतना लोड नहीं लेना कि जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी F इक्वल टू G।
एंड दैट विल बी अ m1 m2 बाय d स्क्वायर. इज इट ओके माय डियर? अरे हाँ तो बोल दो, पक्का ना? डन. ओके बेटा, इस g की वैल्यू होती है दैट विल बी 6.67 इंटू 10 की पावर -11. देखो 6.67 इंटू 10 की पावर -11. इसकी यूनिट होती है बेटा, ये सब दूंगा, नोट मत करो, डोंट वरी. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. याद रहेगा? पक्का? अब चलो एक इंपॉर्टेंट नोट को देख लेते हैं. जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. अभी आपने देखा कि सेंटर के लाइन जॉइनिंग के साथ साथ होते हैं ये फोर्स की डायरेक्शन. सेकेंड, इफ वी डबल द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स 1/4 हो जाएगा. कैसे कैसे? देखो ध्यान से. F इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर मान लेते हैं. अभी हम मासेस की बात नहीं कर रहे. अब एक बंदे ने डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया. अगर डिस्टेंस को ट्वाइस करेगा तो F इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर. एंड दैट विल बी अ व्हाट? फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी अ 1/4. गॉट इट? क्लियर है? ये 1/4 हो जाएगा. गॉट इट? क्या हुआ ना, एक मैं आपको डिस्टेंस की कहानी बताऊं. क्या हुआ, मैं जब छोटा था तो मेरे एक दोस्त था. आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आज तो मैसेज डाल दो या मिस कॉल मार दो, अरे या फ़ोन कर दो. आजकल मिस कॉल मार, फ़ोन कर, ओ मैं छत पे आ गया, जरा आजा मिलने के लिए. हमारे ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, फ़ोन ही नहीं था, तो हमें बुलाना होता था. हम कैसे बुलाएंगे? तो हम किसी तरीके से बुला लेते थे और हम दोनों दोस्त मिलते थे. भाई उसके पापा को पता चल गया यार इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसने अपने बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर दिया. अब हम दोनों दोस्तों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा और हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोस्ती वाला वो घटता चला जाएगा. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स कम होता हुआ चला जाता है. रिलेशनशिप में भी होता है ना? तो देखो वैसे कुछ लोग कहेंगे वीडियो को देख के कि ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्टेंस बढ़ने से रिलेशन बढ़ जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. प्रैक्टिकल जियो. न्यूटन साहब कहते हैं डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है. क्लियर है मेरे बच्चे भाई? ओके. एंड द सेकेंड वन, इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. अभी हम दुगना कर रहे थे, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा. दिखाएं? देखो F 1/d स्क्वायर है, F 1/2 का होल स्क्वायर. हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया ना, तो मेरे बच्चे यहां देखो F इक्वल टू 1/4, ये यहां आ जाएगा एंड दिस विल बी अ 4. इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी. इज इट ओके? ओके. ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. देखिए F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर है या D स्क्वायर है, जो भी कह लीजिए. हमें G का डायमेंशन निकालना है. क्या हो जाएगा ये? F इंटू R स्क्वायर. बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन में m1 m2 हो जाएगा. आपको पता है यार फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट पता है? फोर्स का यूनिट होता है मेरे बच्चे न्यूटन. फोर्स को जो नापा जाता है उसे किस में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? मीटर. यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया. मास का यूनिट पता है क्या होता है? केजी. मास केजी में मेजर किया जाता है. तो ये क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर 2 है ना ये. तो देखो क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में पर केजी स्क्वायर. देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इज इट ओके? एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ. अभी सुनिएगा, अभी ध्यान से देखना एक चीज़ और. मैं अभी आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों दो फोर्सेस एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हुए, मतलब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई. मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका वजन जो है ना,
जिसका वजन जो है m1 जो है वो 100 kg है, और जो दूसरा बॉडी है उसका जो वजन है 1000 kg है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती, कर रही हैं पर चिपक क्यों नहीं रही। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इक्वल टू जी m1 m2 d स्क्वायर लिख लो, r स्क्वायर लिख लो, जैसी आपकी मर्जी, जो आपका दिल कहे वो करो। g की वैल्यू क्या होती है 6.67 गुड इंटू 10 की पावर -11। m1 कितना दिया मैंने 100, क्या 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ 100 को, और ये 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके, डिस्टेंस 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 प्लस का 5, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो F इक्वल टू वॉट माई डियर 6.67 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, -11 प्लस 5 -6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे 0.0000667 न्यूटन, लगभग फोर्स तो 0 है। एक्चुअली में जब एक बॉडी 100 kg की, एक बॉडी 1000 kg की है, उसके बावजूद भी उसका फोर्स लगभग 0 है। तो सर हम पढ़ क्यों रहे हैं अगर 0 है तो? एक्चुअली में मेरे बच्चे अभी ये तो छोटे बॉडीज़ हैं, जब हम अर्थ और सन की बात करेंगे, जब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, उनका मास भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उस फोर्स की वजह से बहुत फ़ायदा होता है। अभी हमें फील क्यों नहीं हो रहा, दो चेयर चिपक क्यों नहीं रहा आपस में, क्योंकि उनका फोर्स जो है ना के बराबर है, और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है यूनिवर्स में छोटा फोर्स होता है, सबसे छोटा फोर्स है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन है, वैसे ये एज अ होमवर्क है आपके पास, और आपको ये क्वेश्चन घर पे करके लाना है और इसका कमेंट करके आंसर बताना है। मेरे बच्चे जो ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे वो कमेंट करेंगे, और एक डीपीपी दे रहा हूँ उसका भी आंसर सॉल्व करेंगे। ये डीपीपी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये डीपीपी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे और इसको आंसर कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और आगे लेके चलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।